जेएलएफ का 18वां सेशन है और मैं मौजूद हूं जेएलएफ में। और जैसा कि आप जानते हैं जेएलएफ के अंदर हमने शुरुआत में कहा था 600 से ज़्यादा पुस्तकें यहाँ पे लॉन्च होंगी। साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है, साहित्य से भरपूर यहाँ पे आपको किताबें मिलेंगी, कुछ साहस से भरपूर मिलेंगी। आज मैं आपके साथ में साहस से भरपूर एक किताब दिया सलाई, जिसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, इनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। इनका मानना है कि मोमबत्ती और अगरबत्ती तो बना जा सकता है, क्योंकि मोमबत्ती और अगरबत्ती अगर बनेंगे और तो जलना खुद को पड़ेगा, पर दिया सलाई जो है वो दूसरों को रोशनी और दिशा देने का काम करती है। यही मानना है कैलाश जी? साहब, आपकी ये पुस्तक के कुछ अंश में पढ़ रहा था तो इसमें बड़ी रोचक चीज़ें निकल के आई, तो मैं चाहूँगा शुरुआत वहीं से करें। एक ज़माना था साहब जब आपको देशद्रोही का करार किया गया, आपके ऊपर सांसद पीछे पड़े हुए थे, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, देशद्रोही कह दिया जाए, आपके पाकिस्तान का एजेंट तक के आपके ऊपर आरोप लगा दिए गए। कैलाश जी, क्या विषय था, किस तरीके की लड़ाई थी, क्योंकि आपका पूरा जीवन संघर्ष में ही निकला है? देखिए, गांधी जी ने एक अच्छी बात कही है, जब आप कोई नई चीज़ करते हैं जो गैर पारंपरिक है तो पहले तो उसे इग्नोर किया जाता है, अनदेखा किया जाएगा। इसके बाद फिर उसको गलत बताया जाएगा, विरोध किया जाएगा। इसके बाद फिर आप पर हमले होंगे, चाहे वो बदनामी हो, चाहे वो शारीरिक हमले हों, मानसिक हमले हों, और अंत में आप जीतेंगे। तो ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे साहब आप? मिर्ज़ापुर के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त आपके पूरी खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा लेके चल रहे थे। फूलन देवी ने तो हथियार छोड़ने के बाद ये तक कह दिया था कि अगर एक बार मुझे कैलाश मिल जाए तो मैं दोबारा बंदूक उठा लूँ। देखिए, मिर्ज़ापुर का तो अभी कोई एक सीरियल भी आ रहा था ना, मिर्ज़ापुर में तो बहुत कई तरह के चीज़ें होती हैं, अपराध भी और अच्छाई भी। तो वहाँ सबसे बड़ी बात अच्छी थी कि बहुत सारे लोग कारपेट गलीचे बुनते थे। और गलीचा दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। उस समय गलीचा का एक्सपोर्ट भारत का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर था। उस समय हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर वगैरह तो होता नहीं था। तो समझिए कि 80 के दशक में, 70-80 के दशक में सबसे बड़ा जो विदेशी धन कमाने का निर्यात होता था वो कारपेट निर्यात होता था। तो अब मैंने देखा कि वहाँ बिहार से या आसपास के गांव से, ज़िलों से और नेपाल से भी बच्चों को चुरा के, बहला फुसला के, दुर्व्यापार करके लाया जाता है और वहाँ उनको गुलाम बना के रखा जाता है कालीन बुनने के लिए। और बहुत अत्याचार उनके ऊपर होते थे, मर जाते थे बच्चे, पिटाई में मर जाते थे, भागने की कोशिश करते थे तो उनकी हत्याएं हो जाती थीं, सब तरह की बुराइयाँ थीं। और छोटी छोटी उंगलियाँ उनकी कट जाया करती थीं कारपेट बनाने में। तो इंडस्ट्री को लगा कि ये हमारे जो उद्योग है, व्यापार है, उसको नष्ट कर रहा है ये आदमी। तो उन्होंने कहा कि ये यूरोप का एजेंट है। अब यूरोप में तो कारपेट बनते नहीं थे, भारत में ही बनते थे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल में बनते थे। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का एजेंट है, क्योंकि भारत का कारपेट इंडस्ट्री अगर ठप होती है तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इसका। मैंने पाकिस्तान में भी काम शुरू किया बच्चों को आज़ाद करवाने का और कारपेट इंडस्ट्री पे दबाव बनाने का। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि ये तो आईएसआई का एजेंट है, किसी ने कहा रॉ का एजेंट है, किसी ने कहा कि ये तो यूरोपियन कंट्रियों का कालीन दलाल है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रॉ का एजेंट हूँ या आईएसआई का हूँ या यूरोपियन देशों का हूँ या क्या हूँ। तो वो चला। और उसी दौरान जो कारपेट इंडस्ट्री के इलाके से सांसद चुने जाते थे और जहाँ उनके पैसों पर वो बहुत अवलंबित होते थे, निर्भर करते थे चुनाव में और राजनीति करने में, चाहे वो एमएलए हों चाहे वो एमपी हों, तो उनको तो लगता था कि कैलाश सत्यार्थी नंबर 1 का दुश्मन है। इंडस्ट्री में दलालों को लगता था कि नंबर 1 का दुश्मन है। तो बहुत खतरे भी थे, फिजिकली खतरे थे। तो मैं जब भी जाता था तो कॉफ़ी का आनंद लेते रहे साहब, ठंडी हो जाएगी। आप लंबे समय से बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद कुलश्रेष्ठ जी, इसीलिए कुलश्रेष्ठ हैं आप। आप सत्यार्थी हैं साहब, मेल तो बिल्कुल मेल होना महाकुंभ का टाइम है, संगम हो रहा है जी। तो उन खतरों के बीच फूलन देवी को क्या इंटरेस्ट था साहब आपने? फूलन देवी वहाँ से चुनाव लड़ती थी।
चुनाव वहीं से लड़ती थीं, वहाँ से जीती भी चुनाव। और वो जैसा मैंने कहा कि वो कालीन उद्योग पर बड़ा निर्भर करती थीं। वो अपना चुनाव अभियान भी कुछ ऐसे उद्योगपति, कालीन उद्योग निर्यातकों के घर में बैठ के चलाती थीं जो मुझे दुश्मन मानते थे। तो उनको बहुत नाराज़गी हो गई इससे। तो सर शादी हो चुकी थी क्या आपकी उस टाइम? अरे शादी, बच्चे भी थे, मेरे 2 बच्चे थे। अच्छा। मेरा बेटा था, बेटी थी। हाँ। तो वो भी बच्चे थे। लेकिन किसी न किसी को तो दिया सलाई बनना ही पड़ता। तो वो दिया सलाई बनने के चक्कर में परिवार ने कहा नहीं हम मोमबत्ती बन जाएंगे? नहीं, मोमबत्ती अगर वो बने तो बहुत अच्छा है। मैं भी चाहता था कि वो मोमबत्ती बने शुरू में और बाद में दिया सलाई बने। डर नहीं लगा क्या? देखिए आपका, मैं यही दिया सलाई के जो आपने अंश दिए हैं, इसमें एक और किस्सा मेरे को दिखने को आ रहा है। रजा खान की पिस्तौल और भगवान बन गया कैमरा। तो पत्रकार पिस्तौलें ले के लोग आपके पीछे पीछे चलते ही रह गए। आप कलम से बात कर रहे थे, लोग पिस्तौलों से बात कर रहे थे आपसे? कलम से नहीं, बल्कि मैं बोल के एक्शन करके काम कर रहा था और उस एक्शन के दौरान ही बच्चे छूटते थे। तो एक बार ये कालीन उद्योग से हम कुछ बच्चों को छुड़ाने में लगे, तो वहाँ हम पे हमले हुए, कई बार हमले हुए। फिर एक सर्कस में से हम कुछ बच्चों को छुड़ाने के लिए गए, जिन लड़कियों को नेपाल से यहाँ बधुआ बना के रखा गया था, नेपाल से ट्रैफिकिंग करके लाया गया था। बहुत यौन शोषण उनका हो रहा था। तो मालिक बहुत ही ताकतवर आदमी था, उसने हमारे ऊपर बंदूक निकाल ली। वो तो एक संयोग था कि एक कैमरामैन ईश्वर की तरह प्रकट हो गया, और जब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था तो पुलिस वाले ने मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसको बचाने के लिए, खुद को बचाने, रजा खान को बचाने के लिए, रजा रजा खान से कहा कि देखो भाईजान ये क्या हो रहा है, देखो कैमरा। तो उसकी नज़र, उसने पिस्टल, वो तो सब रिकॉर्डेड है क्योंकि वो एक न्यूज़ चैनल में चल रहा था, तो उसने ट्रिगर दबाने ही वाला था कि उसने कैमरेमैन पे हमला कर दिया। तो कैमरेमैन को कैमरा छीन के पीटा और ये सब किया। तो हम तो बच गए क्योंकि उस मौके में फिर भीड़ भाड़ में ये हो गया, लेकिन तब भी उसने कहा कि इसको मार डालो। तो उसके आदमियों ने लोहे की सलाखों से और कई तरह के हथियारों से मारना शुरू किया। तो मैं, मेरा बेटा और मेरे कुछ कार्यकर्ता सड़क पे पड़े थे खून से लथपथ। तो फिर राहगीरों ने उठा के हमको अस्पताल पहुंचाया, और उस वक्त मेरा पैर, मेरा सर सब फटे टूटे पड़े थे। तो ये घटना हुई। तो साहब आपने तो सफ़र तय करना शुरू कर दिया था दिया सलाई का, और हमने ऐसा सुना है, और मैं आपसे इसको बात पे मोहर भी लगवाऊंगा कि एक आदमी की सफलता के पीछे महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है, और मेरे साथ में शायद वही महिला आ गई हैं कि नहीं आ गई? आप मोहर लगाओ। तो मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही है। मैं तो उनसे वो सुमेधा जी केवल प्रेरणा या दूर से बैठ के तारीफ़ करना या घर में बैठ के मुसीबतें झेलने का काम नहीं करती हैं। उनका जीवन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का रहा है। वो ऐसे छापामार कार्रवाइयों में गई हैं जहां उनके ऊपर भी खतरे थे। हमारे घर को लूट लिया गया, हमारे ऑफिस को जला दिया गया। सुमेधा जी कई बार अस्पताल में मुझसे मिलने गई जब मैं आईसीयू में पड़ा हुआ था पिटाई खाने के बाद। सुमेधा जी, दिया सलाई की हम चर्चा कर रहे हैं, और इसके अंदर मुझे कई किस्से मिल गए, पाकिस्तानी एजेंट, रजा खान की पिस्तौल और वो ये। अब मैं जानना ये चाहता हूँ, ये खुद कह रहे हैं कि सुमेधा जी तो कंधे से कंधा मिला के साथ चली हैं, तो दिया सिलाई में वो नीचे की लकड़ी कौन है और बारूद कौन है आपके जीवन में? मेरे जीवन में तो बच्चे ही हैं कि बच्चों को सुरक्षा मिले, क्योंकि मुझे भी बचपन से बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार था। इनको तो था ही, ये भी बचपन से अपना सामाजिक बहुत बदलाव की राजनीति। आपने कभी इनसे कहा नहीं कि तुम्हारे सत्यार्थी के चक्कर में मेरे बच्चों का जीवन और मेरा जीवन क्यों दाव पे लगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मन में भी नहीं आया, दूर दूर तक भी नहीं सोचा। बड़े लोगों से नहीं, उससे कुछ नहीं। देखिए, जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, और इसमें कोई भी किसी के हाथ में नहीं है। अगर जन्म हाथ में नहीं है तो मृत्यु भी हाथ में नहीं है। कुछ तो उस पल भाव रहा। अच्छा, फूलन देवी ने बयान दिया हथियार छोड़ने के बाद। फूलन देवी ने कहा कि अगर एक बार मुझे कैलाश मिल जाए तो मैं दोबारा हथियार उठाऊंगी, एक बार बस उसको मारने के लिए। उस वक्त आपके मन में किसी प्रकार की कोई नहीं। ये फूलन देवी तो कुछ भी नहीं थी, बहुत बड़े बड़े माफिया इनके पीछे पड़े थे। कई बार ये यहीं राजस्थान में ही जोधपुर बॉर्डर के उधर भी
एक बार छुड़ाने गए नाथद्वारा के मंदिर पे भी थे। हाँ, आया तो था मैं। उसमें भी नाथद्वारा मंदिर में भी हुआ, और हमेशा रोज का ही था ये तो प्रतिदिन का ही था। उस समय फ़ोन भी नहीं थे जब रेड एंड रेस्क्यू कार्रवाई शुरू हुई थी। तो ये आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई है, प्रेम विवाह है? क्योंकि आप दोनों की एक जैसी सोच है सर। हमारी तो 7 जन्मों से बनाई गई जोड़ी है। हर बार हम प्रेम करते हैं, फिर संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद हम जीत जाते हैं और शादी हो जाती है। तो ये प्रेम विवाह है? तो हमने प्रेम किया, बहुत मुश्किल था वो प्रेम को अंजाम तक पहुंचाना। कौन सा जमाना था साहब वो? अब वो और बता ये दीजिए। देखिए आज के जमाने में प्रेम को सिरे पे ले जाना मुश्किल है। मैं जहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा विदिशा में, वहाँ विदिशा सुषमा स्वराज वाला। हाँ जी। तो विदिशा उदयगिरी वाला है, सांची वाला है। तो वहाँ पर जब ये हुआ तो एक व्यक्ति जो प्रोफेसर थे कॉलेज के, उनको ये कहा जाता था कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने प्रेम विवाह किया है। तो लोग जगह जगह देखते थे, अरे ये प्रोफेसर सिंह जा रहे हैं, ये वही है जिन्होंने प्रेम विवाह किया है, लव मैरिज की है। तो लव मैरिज जो है सिनेमाई टाइप चीज़ थी। तो हमारे साथ जब ये हुआ तो बहुत मुश्किल था कि कोई स्वीकार करे, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन साल कौन सा था साहब ये? 78 में हमारी शादी हुई। 78 में आपकी शादी हुई? 1978 में। लेकिन हमारी पहली मुलाकात हुई 76 में। 76 विदिशा में? नहीं, दिल्ली में। ये दिल्ली में एक पत्रकार थी आपकी बिरादरी की। क्या बात कर रहे हो आप? तो हाँ। तो हाथ मिला सकते हो आप इनसे, देखो पत्रकार के लाते। तो ये जनज्ञान नाम से एक पत्रिका थी साप्ताहिक, उसकी एडिटर थी। अच्छा। और मैं एक लेखक था। अब आप सोचो कैसी प्रेम कहानी है एक लेखक और एक पत्रकार की। तो मतलब ये आपसे अपनी कहानियां लिखवाती थी या आप इन पे कहानी ढूंढने जाते थे? मैं तो लेख लिखता था बहुत अखबारों में। मतलब उस समय जो सबसे बड़े अखबार माने जाते थे पत्रिकाएं, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, धर्मयुग था और दिनमान था, और बाकी जो नई दुनिया थी, जनसत्ता नया नया था दिल्ली से। थोड़ा सा और पास ले लीजिए कुर्सी। हाँ। तो प्रेम विवाह ही हुआ है तो फिर अरेंज मैरिज कैसा क्यों? हाँ। तो इतने बुढ़ापे में आप क्या चाह रहे हो? अब तो हमारे बच्चों की भी शादी हो गई है, हम दादी दादी भी है। तो आप लोगों को दोनों को देख के लगता नहीं है दोनों अभी भी आप उतने ही क्रांतिकारी हो जी? उतने ही हमारे बच्चे, हम दोबारा प्रेम कर लें, दोबारा विवाह कर लें। तो आपको रोकने वाला तो मेरे को लगता नहीं कोई है। लेकिन सब कैसे हुई फिर मुलाकात? आप तो पत्रकार, आप कहाँ लेखक, और लेखक चलो लेखक तक भी बात मान लें, ये तो समाज सेवी खतरनाक आदमी, इतने ज्यादा मतलब जिससे देखो उनकी दुश्मनी रही होगी। देखो समाज में जब बदलाव लाना था ना, ईश्वर को दोनों को मिलाना था। मुलाकात कैसे हुई? तो बस यही हुई ना। हाँ। ये अचानक आए थे, इमरजेंसी के बाद की बात है। तो ये 76 और 1 अक्टूबर को आए थे, आप ये समझ लो। तो गांधी जी का भी प्रभाव था। हाँ। तो जिस दिन आए ये बहुत उस समय हमारी मैगजीन में लिखते थे और बहुत सीरियस टाइप के लेख लिखते थे, फिलोसफिकल दार्शनिक टाइप के। तो जब ये आए तो जब इन्होंने अपना नाम बताया तो हमें लगा ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसे ही मजाक कर रहे हैं जैसे होता है। कैलाश सत्यार्थी लिखते कैलाश सत्यार्थी के नाम से। सारे लोगों का सवाल है ना, यही चल रहा होगा कि आप इनके लेखन के ऊपर आप आई हैं, इनके व्यक्तित्व के ऊपर? नहीं, जब पहली बार देखा तो कुछ लगा कि कुछ है। जब ये पहले नोक झोंक हुई हमारी, फिर उसके बाद ये अब लंबी कहानी है वो। ये मानने तैयार नहीं थी कि मैं कैलाश सत्यार्थी हूँ। ये लोग समझते थे पूरा प्रकाशन संस्थान कि मैं कोई 60-70 साल का वृद्ध आदमी हूँ जो मैच्योर्ड हूँ। अच्छा। और इतनी गंभीर बातें लिख रहा हूँ, दार्शनिक और आध्यात्मिक। वो इस आत्मकथा को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि 16 साल की। देखिए एक नया अध्याय खुल गया है यहाँ पे कि अगर आप वास्तव में इस मुलाकात को 1976 1 अक्टूबर को जो हुई, उसके बाद क्या हुआ अगर आप जानना चाहते हो तो आपको वो सब यहाँ मिल जाएगा दिया सलाई में। और आपको बहुत कुछ दिया सलाई में मुझे लगता है जानने को और मिल जाएगा इन दोनों के बारे में, क्योंकि अब तक तो हम केवल एक ही व्यक्ति को पकड़ के चल रहे थे, वो तो कैलाश सत्यार्थी, पर उनके पीछे जो बारूद का है उनके जीवन में जिन्होंने काम किया है वो भी हमारे साथ है। तो और कुछ सर आज के विषय पे बात करें, आपने पीस के ऊपर लंबा काम किया है, शांति के ऊपर बहुत काम किया है, पर आज स्थिति देखते हैं दुनिया की तो बांग्लादेश में अगर हम देखें तो जिस तरीके की पिक्चर और वीडियोस निकल के आए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। उसको किस तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया क्या है? भाई दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि ये जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, उस समय बांग्लादेश की सरकार के मुखिया
एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। तो ये बहुत परेशानी और बहुत ही दुखदाई स्थिति है। मैंने हमेशा इसका विरोध किया। हिंसा किसी के भी खिलाफ हो, उस हिंसा को रोकना चाहिए। आपसी घृणा बढ़ रही है वहाँ। अल्पसंख्यकों के धर्मस्थल और घर जलाए गए, हत्याएं हुई, लेकिन वो जितनी बड़ी संख्या में हुई उससे कहीं ज़्यादा गहरा प्रभाव आपसी घृणा और अलगाव का हुआ है उसमें। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी हमारे यूनुस भाई को, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर मीडिया के माध्यम से उनसे अपील की कि इसको रोकिए, क्योंकि इसके बड़े दुष्परिणाम निकलेंगे भविष्य में। देश के अंदर भी हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा आपसी घृणा फैलेगी, हिंसा फैलेगी भविष्य में। लेकिन भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी बहुत ख़राब होंगे, जिनको फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी 3 दिन बाद ही मेरी उनसे मुलाकात होगी। आप बांग्लादेश जा रहे हैं? नहीं, हम जा रहे हैं वेटिकन। अच्छा, वेटिकन में एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है, वो मेरी ही कोशिशों से और पहल पे पोप ने बुलाई है। उसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो मैं पढ़ रहा था कि मोहम्मद यूनुस भाई भी हैं और लोग भी हैं। तो वहाँ मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि भाई ये इसको बंद कीजिए किसी भी तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि वो स्वयं एक अच्छे इंसान नज़र आते थे मुझे हमेशा, आज भी विश्वास करता हूँ मैं उन पर। लेकिन जो ताकतें हैं दुनिया की, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें इस तरह की ताकतें हैं जो भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो अतिवाद, अलगाववाद, उग्रवाद को पनपा रही हैं। वो ताकतें वहाँ काफ़ी पनप चुकी हैं। और ये चिंता का विषय है कि न केवल बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे कूटनीतिक संबंध खराब थे ही थे हमेशा से। बीच बीच में थोड़ा बहुत बातें अच्छी हो जाती हैं, लेकिन एक आपसी विश्वास कभी नहीं रहा। लेकिन अब बांग्लादेश में भी के मामले में ऐसा हो रहा है, नेपाल के मामले में लगभग वही हो रहा है, श्रीलंका के मामले में हो रहा है, मालदीव के मामले में हो रहा है। तो हमारे आसपास के सभी देशों में अगर भारत के और उन देशों के संबंध खराब होते जा रहे हैं तो ये गहरी चिंता का विषय है। और इसके पीछे की जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे देश की अपनी कूटनीति और राजनीति है पड़ोसियों के साथ संबंधों की, उसको भी समझने की ज़रूरत है। भी काम होने की बहुत काम करने की ज़रूरत है। 1975 से आज 2024 2025, आप 75-76 आप जो भी मान लीजिए, पत्रकारिता में कितना फ़र्क आप महसूस करते हो? आप उस समय पत्रकारिता करना और एक महिला का अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। महिलाओं को पढ़ाई का अवसर मिल जाए यही बहुत बड़ा होता था, पर आपके परिवार ने आपको पत्रकारिता करने की आज़ादी दी। कितना बड़ा फ़र्क आप आज महसूस करते हैं? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा अंतर आ गया। वो कहीं ना कहीं अपने स्वतंत्र विचार पत्रकार चाहते हुए भी नहीं दे पाता है। कारण अब आप भी समझ सकते हैं, पर उस समय काफ़ी स्वतंत्रता थी, अपना बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी थी कि हम अपनी बात को कर सकते थे। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो खुल के बोलने का अधिकार था। तो कुछ आपके विचार इस दिया सलाई में नजर आएंगे? दिया सलाई में तो छोटी वाली का पता इसमें तो पता नहीं, बड़ी में तो आए हैं, बड़ी में तो है। क्योंकि हाँ, बच्चों के जीवन को बदलने के लिए तो मैं भी उसी उत्साह से लगी हुई हूँ, क्योंकि हमने अपने बच्चों में और दूसरे बच्चों में कभी अंतर नहीं महसूस किया। जिन बच्चों को हम छुड़ाते हैं उनके जीवन को बदलने का कोशिश करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने भविष्य को सुधार सकें। क्योंकि जिनको माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जिनको घर वालों का प्यार नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, उनको बचपन छीन लिया गया है, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उनका बचपन दिलाया जाए। तो देखिए साहब, ये है वो बड़ी वाली दिया सलाई जो मेरे हाथ में है। और मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि दिया सलाई के अंदर क्या है कि जोड़ी वाला काम रहता है। एक बारूद जो होता है वो जलाने का काम करता है और नीचे मौजूद लकड़ी जलती है। तो वो जोड़ी मुझे यहाँ नज़र आ गई है। पर इस जोड़ी से बात करके केवल ये समझ में आया कि दिया सलाई बनने का जो फ़ायदा है वो ये है कि पता नहीं कितनी मोमबत्तियों को आप रोशन कर पाएंगे, और वो मोमबत्तियाँ समाज में जाने कितनी जागृति और कितनी प्रेरणा लेके आएंगी। तो इस खूबसूरत जोड़े को हम इतना ही कहेंगे कि आप दिया सलाई की तरह आगे भी
लोगों के मोमबत्ती बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके माध्यम से मोमबत्ती और अगरबत्तियाँ बनती रहें, जिससे कि समाज के अंदर जो आज छोटी मोटी जिस भी प्रकार की टेंशन चल रही हैं वो टेंशन्स को ख़त्म किया जा सके। आपकी आने वाली किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ गई आपके हाथ में, आ गई, अब हमारे तक आ जाए बस। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों ने समय दिया, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, दिया सलाई की एक और पहल। तो ये किताब मेरे पास आ गई है, आप भी चूकिएगा मत, पढ़िएगा जरूर। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।